अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करने वाले हैं स्टैट्स 301 का लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 26 कंटिन्यूस पार्ट है हमारा जो लेक्चर नंबर 25 था उसका। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको मिलती रहें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली डाउनलोड कर ना देखें, क्योंकि जब आप डाउनलोड करके देखते हैं तो उसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ना हमें उसका व्यू आता है और ना ही हमें उसका वॉचिंग टाइम मिलता है। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट लेक्चर था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि बच्चों ने इतना पसंद किया। लेकिन जब लेक्चर नंबर 2, 4 आगे हमने लेक्चर बनाए तो उसमें काफ़ी कम व्यू आगे थे। जब मैंने रीज़न पता किया तो रीज़न ये था कि बच्चे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें कोई भी उसका फ़ायदा नहीं होता। आप हमें अगर वीडियो आप देखते हैं और पसंद करते हैं और हमारे पास व्यू आते हैं, हमारा वॉचिंग टाइम आता है, तो एक दिल ही खुशी होती है कि हाँ बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनको हमारी समझ आ रही है। ठीक है, और वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन यूट्यूब पे ही वॉच करें। थैंक यू। आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 26 में हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि लेक्चर नंबर 25 के लास्ट में हमने की थी और हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था कि हम कैसे जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x + y जो कि है लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि x और y को जब हम प्लस करें या तो वो इक्वल आए 1 के या वो 1 से कम आए। ठीक है, ये नॉर्मल वे लिखा हुआ है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट 2 पे देख लेते हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि क्या क्या हमने क्या करना है कि x और y को जब हम प्लस करें तो या तो उसकी वैल्यू 1 से कम आए या 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x और y ये मैंने सारे लिख दिए जो कि हमारे डाटा में थे। ये हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो x होगी, दूसरी हमारे पास y होगी, x एंड y। अब हमारे पास क्या है कि हमने सिर्फ देखना है कि अगर हम 2x और y को प्लस करते हैं तो या तो वो 1 से नीचे आए या 1 आए। ठीक है, अगर हम 0 0 को प्लस करते हैं वो 0 आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया। देन हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे और ये वाला एलिमेंट भी हम कंसीडर करेंगे, ये तीनों एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब 1 1 को हमने क्यों नहीं किया और 0 2 और 2 0 को क्यों नहीं किया? सिंपल सी बात है, अभी आपको मैंने बताया कि हमने सिर्फ वही फंक्शंस इंक्लूड करने हैं जो जिनका जो सम करें तो वो 1 से जो है नीचे आएँ या 1 से छोटे हैं या 1 के इक्वल आएँ। तो उस हिसाब से सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही थे। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड की थी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो हमने f से डिनोट की, f0 0, f0 1 और f1 0। अब ये हमने कहाँ से उठाई? अभी आपको मैं ऊपर आपका जो है वो दिखा देती हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने इसलिए ये आपका मैंने हैंडआउट से लिया क्योंकि इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने से हैंडआउट्स के ऊपर जाने से और पेज फाइंड करने से अच्छा कि मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ। सबसे पहले हमारे पास x भी 0 है और y भी हमारे पास क्या है 0 है, तो इसका मतलब है कि ये जो 0 है और ये 0। ठीक है, इसके करस्पॉन्डेंस में देखिए 3/28 पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद 3/28 हमने यहाँ पर जो है लिख लिया। ठीक है, प्लस का साइन डाला। अब 0 और 1 हमने देखना है, तो 0 और 1 अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 0 मतलब x 0 और 1 हमारे पास ये रहा पड़ा हुआ, तो उसके करस्पॉन्डेंस में क्या वैल्यू है 6/28 वो हमने लिख दी। उसके बाद हमारे पास 1 0 है, 1 0 मतलब 1 x जो है हमारे पास क्या बन गया 1 और 0 हमारे पास जो हमारे y है वो है, तो यहाँ पर हमारे पास 9/28 हमारे पास y की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि 9/28 हम कंसीडर करेंगे। तो हमने इन सबको ऐड किया और हमारे पास 9/14 आंसर आ गया। हो गया एक पार्ट 2 सॉल्व। पार्ट 3 देख लेते हैं। आपको ये बात बता दूं कि ये मैथ्स की तरह ही होता है, तो इसके लेक्चर थोड़े से लेंथी होंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर हैंडआउट्स में हर चीज़ छोटी छोटी करके लिखी है तो मैं डिटेल में समझाऊँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी जाती है तो प्लीज़ आप देख लें और अच्छे से समझ लें बात को। ठीक है, अब हमारे पास मार्जिनल PDF कह रहे थे कि फाइंड करें, तो मार्जिनल PDF हमारे पास gx और hy होता है। यहाँ पर उन्हें hx लिख दिया था तो hx नहीं होता, hy होता है। ठीक है, वो भी आपको मैंने बताया था ऊपर कि यहाँ पर देखिए कि hg हमारे पास कौन से होते हैं, gx कौन से होते हैं हमारे पास ये वाले,
और हमारे पास एच वाई कौन से होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। ये एच जी एक्स जो है वो वर्टिकल और जी जो एच वाई है वो हमारे पास हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो जो उसकी वैल्यूज़ थी हमने वो इस तरह एक साथ लिख दी और हमने कहा कि ये मार्जिनल पीडीएफ है। याद रखना मार्जिनल पीडीएफ जी एक्स और एच वाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 था कि आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जबकि आपके पास फंक्शन ये है। अब फंक्शन ये है और हमें कह रहे हैं कि अगर नीचे जो वैल्यू पड़ी होती है वो हमारे पास मतलब ऑलरेडी अकर्ड हो चुकी है और ऊपर क्या पड़ा है एक्स, तो डेफिनेटली जो नीचे पड़ा होगा वो वाई होगा। तो इसका मतलब कि वाई की वैल्यू हमें 1 दे दी गई है, ठीक है। अब वाई की वैल्यू 1 दे दी गई है। अब आपको पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको याद हो तो यहाँ पे उसका मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ये तब की केस में है जब हमारे पास एक्स जो है ऑलरेडी अकर्ड हो जाए। ये यहाँ पर देखें, ये x ऑलरेडी अकर्ड है, y ऑलरेडी अकर्ड है, नीचे जो पड़ा है मतलब वो ऑलरेडी अकर्ड है। अगर y ऑलरेडी अकर्ड है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास h और y का और ऊपर हमारे पास फंक्शन होगा हमारा जो अपना फंक्शन है, ठीक है। और अगर जो है यहाँ पर अगर x अकर्ड हो चुका है तो हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, इस तरह का, ठीक है। जी एक्स होगा अगर x ऑलरेडी, ये याद रखें कि सिंपल सी बात सिंपल लफ्ज़ों में कह देती हूँ, अगर x ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो नीचे हमारे पास जी एक्स आएगा। अगर y ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है तो नीचे हमारे पास एच वाई आएगा। उस हिसाब से अगर आप देखें तो y अकर्ड हो चुका है तो नीचे क्या आना चाहिए, हमारे पास एच वाई आना चाहिए। एच वाई, वाई की वैल्यू तो हमें दे दी गई है तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी इंस्टेड ऑफ लिखने के y। और आल्सो यहाँ पर भी हम y लिखते थे तो यहाँ पर जब हमें y की वैल्यू पता है तो क्यों ना हम y की वैल्यू लिख दें। अब हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं। ये हमने बनाया और हमें जो लिमिट दी थी वो 0 से लेकर 2 तक थी। y की जो लिमिट थी वो 0 से लेकर 2 तक थी और x ऊपर जो लिमिट्स दी हुई थी और जो x की थी वो 2 से लेकर 4 तक थी। तो हमने h को जो फॉर्मूला होता है h का वो किस तरह होता है, यहाँ पर आपको मैं शो करवा देती हूँ कि अगर हम h फाइंड करना चाहते हैं, एच वाई ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये देखें एच वाई का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे m और यहाँ पर i और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो फंक्शन है हमने वो साथ लिख देना होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने भी यहाँ पर वही चीज़ करनी है। साथ में इस समीशन का साइन, ये हमारे पास जो लिमिट थी वो हमने लिखी, नीचे छोटी ऊपर बड़ी, और हमारे पास जो फंक्शन था वो लिखा और y हमें ऑलरेडी पता है तो हमने y की जगह 1 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, x को बार बार हमने पहले देखें x स्टार्ट कहाँ हो रहा है 0 से और एंड हो रहा है हमारे पास 2 से। तो हमारे पास 0 से लेकर 1, 2 और 3 बारी 1 और 2, 0, 1, 2 ये तीनों वैल्यूज़ हमने बारी बारी इस 1 के साथ पुट कर हमने जो जो हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो हमने कंसिडर करनी है। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बना भी दिया है। ये y तो ऑलरेडी 1, 1 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ जो चेंजिंग आएगी वो x में होगी। पहले हमने x को 0 पुट किया, फिर 1 और फिर 2 पुट किया, ठीक है। अगर 0 और 1 है मतलब x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर आप डाटा में देखते हैं हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी आई थी, क्या कह रहे हैं कि 0 हमारे पास x क्या है, हमारे पास x जो है वो 0 है। यहाँ पर देखें x क्या है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर शो करवा देती हूँ। x क्या है हमारे पास 0 है और हमारे पास y को क्या कंसीडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि y हमारे पास 1 है। तो उस हिसाब से ये वाली प्रोबेबिलिटी हमने उसके अंदर लिखनी होगी, राइट। तो हमने लिख दी। यहाँ पर देखें वही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है 6/28। इसी तरह आपने सब वैल्यूज़ को देखना है और अपने डाटा के अंदर से और उसको एट द एंड अपने प्लस करना है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, जो कि हम बार बार उस डाटा के अंदर इस डाटा के पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सिर्फ हमने क्या फाइंड किया, 3/7 H1 की वैल्यू है, लेकिन हमारा डाटा तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमें जो है फाइंड क्या करना है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास h और y की वैल्यू आ गई। अब हमने हर जो फंक्शन है उसके अंदर x की वैल्यू जिसे ऊपर डाली थी उस तरह पुट कर देखनी है और साथ में फंक्शन को भी कंसिडर करना है। अब क्या होगा कि ये h1 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उधर जब इसको हम इसके साथ लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखने के लिए तो 3/7
जो 7 है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा। वाई, ये क्यों हमने किया, क्योंकि ये डिवाइड में था तो हमने ऊपर से इसको ऊपर ले गए, तो ये मल्टीप्लाई में फॉर्म में जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़ डिवाइड से ऊपर लिखते हैं तो वो उसकी जो वैल्यूज़ हैं प्लेसमेंट डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि x हमारे पास 0 1 2 है, अब बारी बारी हर जो x है हमारे पास वो हमने पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास f01 हम फाइंड कर चुके थे, ये भी आपको मैंने बताया था कि f01 हमारे पास 6/8 था, 1 1 हमारे पास 6/8 था और 2 1 हमारे पास 0 था, यही था ना, उससे हमने निकाला था। जैसे एक चीज़ आपको मैंने सिखाई तो दूसरे भी ऐसे ही करने, साथ में बस इंक्रीमेंट क्या लगेगा 7/3 का, तो 7/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे और इनको जो हमने सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। सेम 1 1 की जब हमने निकाला फंक्शन 1 1, तो फंक्शन 1 1 किया तो फंक्शन 1 1 हमारे पास 6/28 आया था। अब ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, फंक्शन 1 1 का मतलब क्या है कि x भी 1 और y भी 1, और अगर x भी 1 है और y भी 1 है तो यहाँ पर देखें x1 y1 तो वो क्या है 6/8, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6/8 वाली वैल्यू उसके अंदर हमने लिख दी। ठीक है, यहाँ पर देखें 6/8, तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ गया। और यहाँ पर जो तीसरी वैल्यू हमारे पास थी 0 और 2 और 0 की, वो हमारे पास 0 थी और 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होती है तो वो 0 बन जाती है। इस तरह हमारे पास कोई जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है हमने निकाल दी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो ऊपर वाली नहीं होगी। ठीक है, हर हमने पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक PDF एक हमारे पर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो x जब 0 था ये आई, x 1 था तो ये आई, और 2 जब था x तो हमारे पास 0 प्रोबेबिलिटी आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, मार्जिनल भी फाइंड कर दी। ये कह रहे हैं कि x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 1 है, तो अपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल नीचे जाते हैं। यहाँ पर इसका भी फिल वक्त के लिए जो है कोई काम नहीं है, ये आप यूज़ करेंगे हमारे जब हम अपना इंडिपेंडेंस को प्रूव करेंगे तब। ठीक है, अभी इसको फिल वक्त के लिए छोड़ दें। अब इसको हम करते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं x 0 है और y 1 है, तो फंक्शन 0 और यहाँ पर ये इसका डैश का साइन और 1। तो इस हिसाब से सिंपल आपने अपने डाटा में देखना है कि कहाँ ऐसा है कि 0 x आ रहा है और 1 हमारे पास जो है वह y है। तो अभी इसमें डाटा में देखें 0 x है और 1 हमारे पास वो है, तो वो हमारे पास क्या बन जाना था 6/2। लेकिन एक और आप चीज़ यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास ऊपर जो चीज़ें हमने फाइंड की थी वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने फाइंड की थी वो तो कुछ चेंज बन गई थी, तो उसके हिसाब से वो हमने पुट करनी है। और वो हमारे पास जब हमारे पास x जो है वो 0 था तो वो हमारे पास 1/2 आई थी, तो ये वाली वैल्यू हमने उसके अंदर लिख दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अब क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हमारे पास जो x और y दोनों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और हमें पता भी चल गया कि हमने जो है अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब हमारी बारी है, आखिरी लास्ट कह रहे थे कि आप क्या बता सकते हैं कि ये दोनों जो फंक्शन है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी का क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर x और y अगर इंडिपेंडेंट का पूछा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, gx और hy को मल्टीप्लाई कर कर देखना होता है कि अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये हमने क्या बताना है कि ये x और y इंडिपेंडेंट हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना होगा कि जो ये हमारे पास फंक्शन है f(x,y) ये इक्वल होना चाहिए gx मल्टीप्लाई hy, यानी gx और hx का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए हमारे फंक्शन के। तो लेट्स सी क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अब हम gx वगैरह फाइंड नहीं करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है हमें दे दिया गया है कि फंक्शन 0 और 1 है, तो उसी के ही इंक्लूडिंग हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए ही अपने जो है g0 और h1 हमने फाइंड करना है। तो अभी ऊपर gx और gy के फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, सेम वैसे ही हमने करना है और हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। g0 क्योंकि हमें फंक्शन जो है x यहाँ पर gx फाइंड करते थे ना, तो x तो हमें 0 दे दिए। ठीक है, उस हिसाब से फिर हमने दोनों की वैल्यू फाइंड की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वो कुछ जो है 6/28 के इक्वल नहीं आ रहा था, ये हमारे पास जो हमारा फंक्शन था उसके इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू इस है, इसका मतलब ये दोनों जो है स्टैटिकली जो है इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस बी वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन।
अब बी वेरिएंट जो था कि दो दो एक्स और वाई दोनों थे, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन एक सॉल्व की, अब हमारे पास दो दो इंटीग्रेशन एक साथ आएंगी, सेम सिंपल वही वाले कंसेप्ट होंगे। पहले हमारे पास सिर्फ डी एक्स था, अब हमारे पास डी वाई भी हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो उसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक्स और वाई जो होगा वो हमारे पास या तो इक्वल होना चाहिए या तो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू। डबल इंटीग्रेशन लेंगे, सेम वही चीज़ होगी, साथ में एक्स और वाई लिखेंगे। पहले हम सिर्फ एफ एक्स लिखते थे और डी एक्स लिखते थे, अब यहाँ पर हम डी वाई भी लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर जी एक्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह होगा कि जी एक्स हमारे पास जब होगा तो डेरिवेटिव ऑफ वाई लेंगे, और अगर एच एक्स होगा तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे, और बाकी फॉर्मूलाज ये आपने खुद याद करने हैं, ठीक है। ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं जी एक्स और एच वाई। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमारे पास पहले था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों जो फंक्शन है एक साथ हमने यहाँ पर लिख देने, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ये कुछ एक दो बातें बताई हुई हैं, इसको देख लेते हैं। टू कंटिन्यूस random variables x and y set to be statically independent if and only the joint density fx can be factorized into this, अभी जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, फंक्शन हमें दे दिया गया है, ये हमारे पास जो है उसका फंक्शन है, और x जो x5 किया दिया हुआ है, और हमें जो लिमिट दी हुई है वो हमें ये वाली लिमिट दी हुई है, ठीक है। x 0 से लेकर 2 तक है, और उसके बाद 2 से लेकर 4 तक है, ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है। वेरीफाई करना है कि एक्स और वाई इज़ अ जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। इस जब हमें वेरीफाई करना हो तो उसकी दो कंडीशन हमने देखनी होती हैं कि इसका जो एक्स और वाई है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, 0 से बड़ा है, क्योंकि वो क्या है हमारे पास 1/8, ये हमारे पास 1/8 6 माइनस एक्स वाई, ये ठीक है, वो 0 से बड़ा है, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉपर्टी डन होगी। दूसरी प्रॉपर्टी पे देखना है कि डबल इंटीग्रेशन ली और उसको डी एक्स किया तो वो 1 की इक्वल आना चाहिए। देख लेते हैं कि 1 की इक्वल आता है कि नहीं आता। अब हमने क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन लगाई, ये हमारे पास जो फंक्शन का जो मेन चीज़ होती है वो हमने लिखी। हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था, आपने कांस्टेंट टर्म को बाहर ले गए, लिमिट्स हमने अप्लाई की कि पहले की लिमिट 0 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर 4 तक, फिर जो फंक्शन था हमने अंदर फंक्शन लिखा डी एक्स वाई एक्स, ऐसे ही रहा। अब ये जो 1/8 था वो तो बाहर रहेगा। सबसे पहले हम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन हम दूसरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें, अगर दूसरी इंटीग्रेशन का ताल्लुक हमारे पास डी एक्स वाई के साथ है, तो डेरिवेटिव वाई जब हम लेते हैं तो अगर डेरिवेटिव वाई लेंगे तो ये जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेरिवेटिव वाई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स की कुछ डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर जब हमने डेरिवेटिव ऑफ वाई लिया तो वो हमारे पास एक्स वाई 6 वाई आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक्स था और वाई नहीं था, तो हमने साथ में इसके वाई लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास इंटीग्रेशन हमें क्या कहती होती है कि उसमें आपने जो आपके पास एक्स है, वाई है या एक्स है, उसमें आपने एक नंबर और आपने वही ऐड किया, नीचे वो डिवाइड कर दिया, वही चीज़ हमने सेम की जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड होगी ये। अब हमने जो है दूसरी लिमिट को अप्लाई करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से शो कराती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमने क्या करना है कि लिमिट्स पुट करनी है हमारे पास इसके अंदर। पहले हम क्या कर लेंगे, 4 की लिमिट पुट कर लेंगे। 4 हमारे पास पहले तो 4 और 2 था, तो पहले हमने x के अंदर 4 पुट किया, फिर हमने माइनस का साइन डालकर x जो 6 के साथ हमने y की जगह पुट करना है ना। अब x की जगह पुट नहीं करना, हमने y की जगह पुट करना है, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट ऑफ डी वाई का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, इसका जो साइन हमारे पास था वो हमने डाला। उसके बाद हमारे पास x4 हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि x और y था, ठीक है। y की जगह हमने सिर्फ 4 पुट करना है, x की जगह हमने कुछ पुट नहीं करना है, x ऐसे ही रहेगा। माइनस का साइन होता है बीच में हमारे पास, फिर x लिखा, फिर हमने 2 पुट किया y की जगह, और फिर हमने यहाँ पर माइनस लिखा, और यहाँ पर ब्रैकेट डालने का मकसद है ताकि आपको पता लगे कि ये अलग टर्म है, ठीक है। फिर हमारे पास y² डिवाइडेड बाई 2 था, हमने y की जगह 4 लिख दिया और दूसरी लिमिट में 2 लिख दिया। इनको जब हमने सॉल्व किया तो 16/2 माइनस 4/2 आ गया, इनका एलसीएम लिया तो 12/2 आ गया, इनको कट किया तो हमारे पास ये 6 आ गया। यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इनको माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया, और बीच में हमारे पास अगर 4x को माइनस करें x2 से तो हमारे पास 2x बच जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 12
और -2x, और यहाँ पर 6 है, अगर 6 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, और -2x हमने साथ में लिख दिया। और यहाँ पर फिर हमारे पास एंड में हमने कटिंग कर ली। और देखें अब हमने क्या इंटीग्रेशन, जो 2 और y की हमारे पास इंटीग्रेशन थी, अब हमने वो वाली पुट करनी है। तो जब हमने वो पुट की तो हमारे पास क्या होगा कि पहले तो हम ले लेते हैं डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर इसके साथ x आ गया, और इस वाले में क्या हुआ कि जो लिमिट है हमारे पास ये जो है 2 ऐसे ही रहेगा, x के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं था तो 1 हमने ऐड किया तो वो x2 बन गया, और नीचे हमने वही चीज़ लिख दी। यहाँ पर 2 और 2 कट जाएंगे, फिर यहाँ पर x² बच जाएगा और 6x बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हमने वो पुट की यहाँ पर, और फिर हमारे पास जो सॉल्व कर आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया =1, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 के इक्वल आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों रिक्वायरमेंट्स को, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो गया जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड करना है हमने ये, ठीक है। लिमिट हमारे पास स्टार्टिंग वाली नहीं दी हुई तो x हमारे पास 0 होगा और y भी हमारे पास 0 हम कंसिडर करेंगे, और ये दूसरी एंडिंग वाली लिमिट है। अगर इस तरह x के उस तरफ वाली लिमिट दी होती, अगर x के इस तरफ लिखा होता तो वो हमारे पास x जो है नीचे वाली लिमिट होती है, लेकिन x के उधर दिया है तो वो हमारे पास ऊपर वाली लिमिट है। डबल इंटीग्रेशन का साइन लगाया, फंक्शन जो हमें दिया था वो लिखा, dx yx दिया। सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि लिमिट्स आपने कैसे पुट करनी है, बाकी जो जैसे अब अभी आपको मैंने दिखाया कि ऐसे सॉल्व करना है, उसी तरह आपने इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसके बाद एट द एंड वही सॉल्व करने के बाद एट द एंड लिमिट्स चेंज होंगी, वो आपने पुट कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, अगर gx है तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ dy होगा y की रिस्पेक्ट से। तो y की रिस्पेक्ट से भी मैंने आपको बताया कि कैसे डेरिवेटिव लेना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है और फिर उसको उसकी लिमिट्स पुट कर आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर hy को भी सेम एज इट इज़ करना है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसमें एक ही लिमिट लगाएंगे, 2 लिमिट नहीं लगाएंगे। अब hy था तो यहाँ पर dx यानी x की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है PDF कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये हमारे पास फॉर्मूला है, और x जो y ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, हमने y भी फाइंड करनी है और y/x भी फाइंड करनी है। ऊपर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो पहले ये वाला फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नीचे y है तो नीचे यहाँ पर hy लिखेंगे। hy की वैल्यू हमें पता है और fx की वैल्यू भी पता है, जो हमारे पास मेन फंक्शन था। इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपल ये आंसर आ गया। फिर जब हमारे पास दूसरा कंडीशन ये है कि x ऑलरेडी अकर है तो यहाँ पर हमने gx लिखा, gx की वैल्यू भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो हमने पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है हमारे पास एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से। देखें ऊपर हम ये डिस्कस कर चुके थे, अगर हमारे पास ये जो है इस तरह की जो है एक्सपेक्टेशन दी हो तो हम उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने सेपरेट करके लिख दी। इस तरह अगर यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया तो माइनस और प्लस में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको हमने सेपरेट एक्सपेक्टेशन लगाकर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमें आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y और एक्सपेक्टेशन x प्लस y, एक्सपेक्टेशन ऑफ x y, ठीक है। अब वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, लेकिन अब सिंपल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x और y दोनों आ गए। तो उस केस में आपको ये ऑलरेडी गिवन है, उस केस में आपको क्या करना होता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला हो तो उसका फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लिखते थे ना, तो अब हमारे पास अगर x के लिए फाइंड करने के लिए बोला है तो हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाला gx लिखेंगे, अगर y के लिए फाइंड करना है तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाला hy हम लिखेंगे, ठीक है। और hy हमारे पास कैसे आपको पता चलता है, आपको मैंने बताया hy की जो सारी वैल्यूज़ होंगी हमने वो लिखनी है। hy ये सारा है और gx हमारे पास ये वाला सारा है, ठीक है। तो g और x ऐसे लिख देंगे और साथ में हमारे पास जो समीशन ऑफ y है, हर y को आपने एक साथ लिख देना है। पहले आप क्या कर लें कि y और hy को मल्टीप्लाई कर दें और एट द एंड को ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और सिंपल प्लस वाले भी ऐसे करना है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ गई, इन दोनों को प्लस कर हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, तो ये इसके जो 2 फॉर्मूलाज हैं ये हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसके अंदर ये वाली एग्जांपल इंक्लूड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 में हम x और ये वाली जो समीशन ऑफ एक्स वाई फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आएगा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लेक्चर नंबर 27 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको अगर और अच्छा मज़ीद डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो फिर हम हर एक एग्जाम्पल खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच।